अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के रिलेटेड एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। टॉपिक का नाम हमारा आ जाता है एग्जांपल्स ऑफ एसेंशियल क्वेश्चंस दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तमाम ब्रांचेस के रिलेटेड उनके क्वेश्चंस जो हैं उन ब्रांचेस के नीचे लिखे हुए हैं। जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री के नीचे दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, लाइक फर्स्ट इज व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड हाउ डज इट इन्फ्लुएंस द केमिकल बिहेवियर। केमिकल बिहेवियर पर एटम का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से असरअंदाज होता है, उसकी साख्त किस तरीके से एटम की। उसी तरीके से नीचे एक और क्वेश्चन है, इसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल, बायोकेमिस्ट्री, एनवायरमेंटल, मेडिसिनल, पॉलीमर, जियो, न्यूक्लियर एंड एस्ट्रोनॉमी। तो ये तकरीबन तमाम ब्रांचेस के रिलेटेड एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन इन्होंने बनाए हैं और यहाँ पर दिए हुई हैं। तो आप लोगों के लिए तमाम ही क्वेश्चन जो हैं वो मैंने सॉल्व कर दिए हैं। वर्ड फाइल में स्पेशली तमाम क्वेश्चन जो हैं वो टाइप करके अलॉन्ग विद देयर आंसर जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो अभी मैं तमाम आपको क्वेश्चंस और आंसर दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है मैं आपको डिटेल से समझा सकता हूँ। ठीक है, यहीं पर समझा दूंगा और इसी तरह हम उनको तमाम कॉन्सेप्ट जो अपने तमाम क्लियर कर लेते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अपने सोल्यूशन की जानिब। तो यहाँ पर ये वर्ड फाइल है, ये मैंने आप लोगों के लिए टाइप करके यहाँ पर रखी हुई है। तो जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हाउ डज इट इन्फ्लुएंस द केमिकल बिहेवियर। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि तमाम ही जो ब्रांचेस के क्वेश्चन है वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में तरतीब के साथ मैंने यहाँ पर लिखे हैं अलॉन्ग विद देयर आंसर। तो आप जो हैं वो ईच एंड एवरी क्वेश्चन यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सीक्वेंस वही है। ठीक है, वहाँ से आप बुक से क्वेश्चन चेक करके यहाँ से अपने आंसर्स ले सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड हाउ डज इट इन्फ्लुएंस द केमिकल बिहेवियर। ठीक है जी, कि एटम की साख्त किस तरीके की है और ये उसके केमिकल बिहेवियर पर किस तरीके से असरअंदाज होता है। तो सब उसका आंसर क्या है कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली स्टूडेंट्स आपको पता है कि एटम के सेंटर में क्या होता है जी, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के में क्या क्या चीज़ होती है, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर आकर सराउंड कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है वो शेप के ऊपर, एलिमेंट की शेप के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एटम के गिर्द सेंटर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन के मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो एटम जो होता है वो उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब ये बेसिकली जो एटम का स्ट्रक्चर होता है वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बता सकता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मीन नेचर ऑफ द बॉन्डिंग, एटम किस टाइप का बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि आपको पता है कि एटम जो है वो स्टेबिलिटी हासिल करना चाहता है। वो स्टेबिलिटी कैसे हासिल करेगा, बाय लूजिंग, बाय गेनिंग, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इससे एटम की जो शेप होती है वो इन्फ्लुएंस करती है और एटम की रिएक्टिविटी और बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। आई एम क्वाइट श्योर कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि एटम जो है वो बेसिकली दुनिया में कोई भी एटम जो है वो रिएक्टिव क्यों होता है। एक्चुअली हर एटम जो है वो स्टेबल होना चाहता है। वो स्टेबल हासिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है, गेन भी और शेयर, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पर एटम जो है वो अपना वैलेंस शेल जो है यानी कि आउटर मोस्ट शेल उसको स्टेबलाइज करना चाहता है। तो आने वाले तमाम लेक्चर्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, शेल, सब शेल्स, आयनिक कोवलेंट बॉन्ड, जितनी भी बॉन्डिंग की ये टाइप्स आती हैं केमिकल बॉन्डिंग्स की, इनको डिटेल विद एग्जांपल्स हमने देखना है। क्योंकि अभी हमारा इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, इसमें हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री देख रहे हैं। ठीक है जी, तो बहुत ज़्यादा अगर हम डेप्थ में चले जाते हैं तो फिर लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ से इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका आ जाता है कि हाउ डू द टाइप्स ऑफ आयनिक कोवलेंट और मेटालिक बॉन्ड, उनका क्या क्या फंक्शन है। तो आयनिक बॉन्ड जो होता है वो बेसिकली अपोजिट चार्ज में बनता है। मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपको उसकी डिटेल बताता जाऊँगा, वैसे हमने आगे पढ़ना भी है। जो आयनिक बॉन्ड होता है वो कंप्लीट ट्रांसफ़र से बनता है और एक एटम जो होता है मेटल और नॉन मेटल के दरमियान होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड एक साल्ट है, सोडियम मेटल है, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटाइन बना रही है और क्लोरीन जो है वो गेन कर रही है। ठीक है जी, और सोडियम पे प्लस चार्ज है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, ये अपोजिट चार्ज है। तो ये हो गया आयनिक बॉन्ड। ठीक है जी, और कोवलेंट बॉन्ड जो होता है ये म्यूचुअल शेयरिंग से होता है, यानी एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लाता है, दूसरा एटम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ला के शेयरिंग करते हैं और आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करने के बाद वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसी तरीके से जो मेटालिक बॉन्ड होता है इसमें एटम के गिर्द बहुत सारे डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। डीलोकलाइज का मतलब वो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं एटम के गिर्द, यानी कि मेटल सेंटर में उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन का एक पूरा पूल होता है, पूरा तालाब सा बना हुआ होता है और उसकी वजह से एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। जहाँ पर आपको पता है कि
कोई भी जो मेटल होती है वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास करती है, जूनियर क्लासेस में आप पढ़ कर रहे हैं शाबाश, कि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटम के पास जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो जाहिर सी बात है, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट डेफिनेटली करेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अब यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आ रहे हैं जी, फिजिकल के ख़त्म हो गए 2 क्वेश्चन, कि एटम जो है उसको बैकबोन क्यों कहा जाता है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स आपको पता है, मैं कार्बन के बारे में डिटेल से बताने जा रहा हूँ, डिटेल से सुनिएगा ध्यान से, कि कार्बन जो है वो उसका एटॉमिक नंबर बच्चों 6 होता है, पहले शेल में उसके 2 हैं, लेकिन सबसे जो वैलेंस शेल है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे वो 4 बचते हैं। तो एटम के सबसे कार्बन के जो सबसे बाहर वाले शेल हैं उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है जी। तो एटम जो कार्बन का है वो चेन भी बनाना पसंद करता है, चेन स्ट्रेट चेन होती है, जिस तरीके से हम कोई भी मालिक्यूल लिखते हैं। गोल्ड रिंग्स भी बना सकता है। ठीक है जी। गोल्ड रिंग्स मतलब बेंजीन टाइप के रिंग्स, 6 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है जी। तो इसी तरीके से, और इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन को हम देख रहे होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। तो उनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो कार्बन तो बैकबोन हो गई ना। लेटेस्ट जो डेफिनेशन हमारी चल रही है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसमें यही है कि कार्बन जो है, जिसमें हम प्योरली कार्बन के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं, तो वो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर किस तरीके से फंक्शनल ग्रुप इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जैसे ये OH है बच्चों, ये OH याद रखिए, ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। पहले तो मैं आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में थोड़ा सा बता लूँ बच्चों। फंक्शनल ग्रुप किसी भी एटम में सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होते हैं, उसके साथ कोई भी ग्रुप्स अटैच होते हैं, और इसका काम क्या होता है कि वो उस एटम की ख़ास स्पेसिफिक खसूसियात के बारे में बताते हैं। जैसे ये OH है, ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को बता रहा है। COO ये एसिडिक फंक्शनल ग्रुप को बता रहा है। NH2 जो है ये अमाइड फंक्शनल ग्रुप को बता रहा है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है। उनकी केमिकल रिएक्शंस और उनकी खसूसियात के बारे में बताता है, आया कि उनमें एसिडिक प्रॉपर्टीज़ हैं या बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है। इनका दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ किस तरीके से रिएक्शन होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं जी कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से कैसे डिफरेंट है। जैसे कि आपको पता है कि इनऑर्गेनिक जो है वो नॉन लिविंग से हम बात करते हैं, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स बहुत कम होते हैं, और ऑर्गेनिक जो होती है वो लिविंग के ऊपर हम बात करते हैं। ऑर्गेनिक में हम और इनऑर्गेनिक में जो डिफरेंस करने वाली मेन चीज़ें हैं, लाइक स्टूडेंट सॉलिबिलिटी। अब सॉलिबिलिटी हल होने की पावर को कहते हैं। जूनियर क्लासेस में आप ये भी देख कर आए हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है बच्चों, यानी कि पोलर पोलर में हल होता है और नॉन पोलर में होता है। ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। पोलर नॉन पोलर में हल नहीं हो सकता और नॉन पोलर पोलर में हल नहीं हो सकता। रिएक्टिविटी वो कितना ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपका कंसेप्ट फर्दर क्लियर कर दूँ कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते ड्यू टू नॉन पोलर नेचर, और इनऑर्गेनिक की रिएक्टिविटी ठीक होती है। तो इसलिए हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए स्पेशल कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट यूज़ करने पड़ते हैं। कंबस्शन कैरेक्टरिस्टिक बच्चों, कंबस्शन जलने का अमल होता है, और कंबस्शन ज़्यादातर जो हम मेन रिएक्शन करते हैं वो ऑर्गेनिक में करते हैं। कंबस्शन क्या होता है बच्चों, कंबस्शन जलने का अमल, जैसे रोज़मर्रा हमारे घरों में भी हो रहा है, खाना पका रहे हैं, ये भी जलने का अमल है, कूड़ा करकट जा रहा है जलने। तो अगर तो ऑक्सीजन, और हमें गैस और ऑक्सीजन चाहिए होती है जलने के अमल में, और जब जलता है हमारा कुछ जलने का अमल होता है तो वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, और हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट्स बनती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई एम श्योर कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। आगे मूव कर रहा हूँ। वो कह रहा है कि कुछ ऐसे एनालिटिकल मेथड्स बताएं। मतलब एनालिटिकल मेथड जो हैं, एनालिटिकल जो हमने केमिस्ट्री की ब्रांच भी पढ़ी थी, वो किस तरीके से किसी भी केमिकल सब्सटेंस की क्वांटिटी के ऊपर उसको क्वांटिटी को उसकी शिनाख्त की जा सकती है, उसको पहचान कैसे सकती है, उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट हमारे पास एनालिटिकल मेथड जो है ये कैसा टूल है, ये हमें बताता है कि किसी भी चीज़ के अंदर उसकी क्वांटिटी कितनी मौजूद है। ठीक हो गया। जैसे मैंने आपको जब ब्रांचेस प्रीवियस लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा वो देखें तो उनको पता चलेगा। एनालिटिकल जब मैं पढ़ा रहा था आपको तो वहाँ मैंने बताया था जैसे फूड इंस्पेक्टर्स होते हैं, जैसे अब मिठाई है वो चेक कर रहे हैं जी, उनको पता चल गया इसमें क्वांटिटी ऑफ शुगर कितनी है और बाकी चीज़ें कितनी हैं। ठीक है जी, मिल्क हो गया। तो अब ये बेसिकली क्वांटिटी को देख रहे हैं कि हर एक चीज़ उसके अंदर कितनी शामिल है, इंग्रेडिएंट्स कितने शामिल हैं। तो बेसिकली जो वो एनालिटिकल केमिस्ट होते हैं वो उस चीज़ को पहले सेपरेट करते हैं, यानी आइसोलेट करते हैं, और फिर उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं, तज्जिया करते हैं। ठीक है, एक्चुअली उसको अंदर पूरा पोस्टमार्टम करते हैं, उसके अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है। ठीक है, तो इससे बेसिकली फिर किसी भी केमिकल सब्सटेंस के किसी भी कंपाउंड के अंदर जो मौजूदगी है वो चेक की जा सकती है, उसकी क्वांटिटी चेक की जा सकती है। तो आइसोलेशन करने के बाद उसको
इजीली वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आई एम श्योर ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। स्क्रीनशॉट स्टूडेंट साथ साथ लेते जाएं, मैं फाइल को ऊपर लेकर मूव कर रहा हूँ। अच्छा, बायोमॉलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गया, लिपिड्स आ गए, ये किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर्स के ऊपर असरअंदाज होते हैं और इनका क्या रोल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो बच्चों जो हम कार्ब्स ले रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि मैं प्रैक्टिकली आपको एक चीज़ बता रहा होता हूँ, तो कार्बोहाइड्रेट्स पता है आपको वीट में होती है, गंदम के अंदर मोस्टली होती है, इसमें शुगर ज़्यादा होती है, ग्लूकोज वगैरह आप पढ़ते हैं ना, C6H12O6 6 मेंबर्ड जो हमारे पास वो कार्बोहाइड्रेट है, और ये हमें क्या देती है जी, एनर्जी देती है, ठीक है। और जो सेल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर जो होती है वो बनाने में मदद करती है। इसी तरीके से बच्चों जो प्रोटीन हमारे सर के बाल से पाँव के नाखून तक बच्चों सारी की सारी स्टूडेंट्स प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन जो बेसिकली है वो जैसे उसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं स्पेशली, तो ये हमारे बॉडी में जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल, जिनको आप क्या कहते हैं बायो की ज़ुबान में, शाबाश, टिश्यूज़ कहते हैं, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, टिश्यूज़ की रिपेयरिंग करते हैं और सेल्स को प्रॉपर तरीके से काम करने में मदद करते हैं। इसी तरीके से बच्चों जो बायोमॉलिक्यूल्स है उसमें न्यूक्लिक एसिड आता है। ये मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री की जब ब्रांच पढ़ा रहा था वहाँ पर भी इसका जिक्र था, जैसे डीएनए और आरएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबोक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए बेसिकली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनके अंदर होती है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग यानी आगे नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही होती है। फिर लिपिड्स आ जाता है, लिपिड्स हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं और आइसोलेशन भी। आइसोलेशन का क्या मतलब होता है कि लिपिड्स बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसलिए वो इंसुलेट कर रहे होते हैं, जैसे इंसुलेटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करते। और इसी तरीके से ये सेल्स को हेल्दी रखने में मदद करते हैं, सेहतमंद रखते हैं उनको। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आते हैं जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इंसान की जो एक्टिविटीज़ हैं अब वो किस तरीके से एयर पोल्यूशन को लेकर जा रहे हैं और उस पर एनवायरनमेंट पर क्या असर हो रहा है। स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन की फुल कंसेप्चुअल थीम आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये आप क्लियर समझ गए होंगे, ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड बात हो रही है, क्योंकि ये हमारी एनवायरनमेंट के ऊपर बात स्टूडेंट्स हो रही है कि इंसान की जो एक्टिविटीज़ है, जैसे हम कूड़ा करकट जला रहे होते हैं, कूड़ा करकट से निकलने वाली अब ज़्यादा ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट की वो इस्तेमाल कर रहे हैं, पीछे कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है, तो उस कार्बन मोनोऑक्साइड के एनवायरनमेंट पे बहुत बुरे असरात होते हैं। ठीक है जी, जैसे मैं मिसाल से दूँ तो हमारे सांस लेने में, ब्रीदिंग में बहुत डिफ़िकल्टी होती है और उससे अस्थमा लाइक बीमारियां में लग सकती है स्टूडेंट्स, और उसकी वजह से फिर डेथ भी हो सकती है। समझ आ रही है। हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को हमारे लंग्स में लेकर जाता है तो उसको डिफ़िकल्टी होती है लेकर जाने में। ठीक है स्टूडेंट। तो जैसे आप गैस, ऑयल, जो कोयला वगैरह जो जल रहा है, इसी तरीके से जो आप गाड़ियाँ और ट्रक्स वगैरह चला रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए आप अपने रॉ मटेरियल जो अपना सामान है वो ओवरलोड करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे होते हैं। ठीक है जी। तो हार्मफुल पोल्यूटेंट्स निकल रहे हैं। अब जैसे गाड़ी से जहरीला गंदा धुआं निकल रहा होता है, ठीक है जी, उसमें सल्फ़र के कंपाउंड्स भी होते हैं और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स, ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ब्रांचेस में। तो इससे बच्चों क्या होता है कि डर्टी एयर निकलती है, और डर्टी एयर के अंदर भी कंसेप्ट क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली बनती है जो हम भी एक्सेल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो मीन 1, तो ये बनती है जिससे हमें ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है और ये डेथ में भी हमें लेकर जा सकती है। अस्थमा लाइक दमे की बीमारी भी लग सकती है। ठीक है, बिकॉज सफोकेशन होती है, दम घुटन का एहसास होता है और देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। नेक्स्ट देखें तो स्टूडेंट्स हमारे हेल्थ के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जैसे मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि लंग्स की बीमारी आ जाती है। ठीक है ना, जिससे हमारा प्लैनेट क्या है, अर्थ, तो इस प्लैनेट को भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है इस पर, और ये बहुत बुरे तरीके से हमें नुकसान पहुंचा सकती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जाते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो हमारे माहौल की तब्दीली में क्या असरअंदाज करता है और हम उसके इफ़ेक्ट्स को कैसे देख सकते हैं, तो किस तरीके से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट जूनियर क्लासेस में भी आपके पढ़ कर आए हैं, मैं फर्दर आपका कंसेप्ट अप्रूव करता चलूँ। स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड जो है, अब जलने का प्रोसेस दुनिया में जितना ज़्यादा हो रहा है उतनी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड से अर्थ की वार्मिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही हैं, ज़मीन से टकरा रही हैं, ठीक है जी, सन से आती हुई, और उसको रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद वो वापस नहीं जा रही। तो बेसिकली अर्थ का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसकी वजह से हमारे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, इससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है और हमारा प्लैनेट बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, और इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स हमें एनर्जी की कंजप्शन कम से कम करनी पड़ेगी, बर्निंग प्रोसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा, कंबस्शन कम से कम हो ताकि, और इसी तरीके से रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जैसे सोलर विंड को प्रमोट करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो सोलर प्लेट्स जैसे आजकल आप देख रहे होते हैं, जो आपकी सोलर एनर्जी जो होती है क्या उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल में, सोलर प्लेट्स वगैरह लगाई होती हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो ऐसे रिसोर्सेज हमें यूटिलाइज़ करने पड़ेंगे। ठीक है जी। इसी तरीके से जो गाड़ियाँ वगैरह जो हमारी चल रही हैं, तो इनको पोल्यूशन फ्री बनाने के लिए हम डीसी बैटरीज यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा हमें जो डिफॉरेस्टेशन को एलिमिनेट करना पड़ेगा, यानी जंगलात के कटाव को कंट्रोल करना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें दरख्त लगाने चाहिए। जॉगिंग सेंटर्स में आप जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वजह ये होती है कि वहाँ पर दरख्त बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दरख्त जो है वो ज़िंदगी की अलामत होते हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की, और अपने फॉरेस्ट को हमने प्रिजर्व करना है। आपको पता है कि दरख्त जो हैं वो अर्बनाइजेशन, आप पढ़ते भी हैं पाक स्टडीज़ में, कि जो हमारी रूरल लाइफ है, शहरी ज़िंदगी को प्रमोट करने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए वो एलिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल डिमोलिश कर रहे हैं फॉरेस्ट को, और सारे दरख्त काट रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो ह्यूमिडिटी है, बेसिकली ह्यूमिडिटी, नमी और अर्थ के टेम्परेचर जो ऑप्टिमम रहता है वो दरख्त की वजह से रहता है, और वो बेसिकली सारा इफेक्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि कितना डीपली मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। आप देखें तो ये कितना बुरे तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर सकता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास ड्रग्स आ रही हैं। ड्रग्स को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, और थेरेपी वगैरह करने के लिए, उनके मकसद के लिए ये कैसे फ्रूटफुल है हमारे लिए। तो ड्रग्स का बेसिकली काम क्या होता है, ये बायोलॉजिकल टारगेट जो होता है, जो हमारा गोल होता है, उसको असेस करते हैं। ठीक है, कि हम किस मकसद के लिए ड्रग को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और बायोलॉजी को हम अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉपर तरीके से, और जाकर हम जहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग आ गई है और जो बायोटेक्नोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, स्पेसिफिक डिजीज़ और कंडीशंस को हम देखते हुए अपना मसला क्योर कर सकते हैं। आई एम श्योर आप स्क्रीनशॉट साथ साथ ले रहे होंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, पॉलीमर्स क्या होते हैं, और पॉलीमर का स्ट्रक्चर जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ को किस तरीके से इफेक्ट करता है। तो पॉलीमर जो होते हैं वो मैं जैसे कि ब्रांचेस में बताया कि उनमें बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं जो उनका स्ट्रक्चर को बताते हैं। स्ट्रक्चर उनका सीधा भी हो सकता है, सीधा मतलब स्ट्रेट चेन, जैसे एक लाइन हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर होती है, और उस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर नीचे भी अगर कोई फंक्शनल ग्रुप यानी कि कोई ग्रुप्स लग जाते हैं तो उनको ब्रांच कहते हैं। अब ये जो बेसिकली मैं आपको 9th के लेवल पर आकर बता रहा हूँ, तो जो अरेंजमेंट्स होती है इन पॉलीमर्स की बिहेवियर से, उनसे पता चलता है कि आप इनको किस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिकली एप्लीकेशन इसकी क्या हो सकती है, जैसे प्लास्टिक में, और इसी तरीके से बायो मटेरियल और एडेसिव जो हमारे पास स्टिकी मटेरियल होता है उसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि ये जो जियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं, जो आपके अर्थ पर मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हैं, उसको कैसे उस पर असरअंदाज होता है। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे वेदरिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। इसी तरीके से एरोजन जो होती है वो भी रीडिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है। एरोजन जो है बच्चों ये एक टेक्निकल कंसेप्ट, जैसे कि बारिश होती है, आपकी सॉइल एरोजन हो रही होती है, जो ज़मीन के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो रहे होते हैं वो आपके क्या हो रहे होते हैं जी, वो वहाँ से रोड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन से ये होता है। और एसिडिक रेन भी होती है। अच्छा, फैलने की वजह से फिर आगे पीछे, जैसे एल्यूमिनियम हमारी ज़मीन में होती है, तो एसिडिक रेन हो गई, या सॉइल एरोजन से वो मेटल जो होती हैं, हैवी मेटल जिसमें लेड भी शामिल है, एल्यूमिनियम भी शामिल है, ये कैडमियम, मरकरी ज़मीन के नीचे होती हैं मट्टी में। तो जैसे अब एल्यूमिनियम जाएगी पानी में तो ये मछली के गिल्स में, फ़िश के गिल्स में क्लॉगिंग करेगी, जिससे डिफ़िकल्टी से मछलियाँ मर जाती हैं। ठीक है जी, तो इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो स्पेसिफिक रीजन्स में जो होती है ये मेटल्स फैल सकती हैं। ठीक है, सॉइल जो होती है उसको फर्टाइल और उस टाइप का बैरन, ये दोनों कंडीशंस हैं, तो प्रोज एंड कॉन्स हम दोनों देख सकते हैं। ठीक है जी, तो इकोनॉमिक डिपॉजिट्स उनके इकॉनमी पर, माशी हालात पर ये बहुत चीज़ अफेक्ट करती है। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ रहा है हमारे न्यूक्लियर केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। आप समझ गए होंगे क्योंकि रेडियो आइसोटोप्स की बात हो रही है। तो सबसे पहले ये मसले को, बीमारी की तशखीस करता है, फिर उसकी ट्रीटमेंट करता है, फिर उसके ऊपर मज़ीद रिसर्च करते हैं, फिर हम उसको चूज़ करते हैं, जैसे कैंसर थेरेपी, इमेजिंग टेक्निक्स। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपको बता देता हूँ, MRI टेक्निक आप यूज़ देखते हैं। ठीक है जी, इसी तरीके से CT स्कैन आप देख रहे होते हैं। इसी तरीके से कैंसर को ट्रीट करने के लिए आप आइसोटोप जैसे कोबाल्ट 60 देख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे होते हैं।
स्ट्रोंशियम यूज़ हो रहा होता है। तो इसी तरीके से इंडस्ट्री पर अगर कमर्शियल लेवल पर बात की जाए तो रेडियोआइसोटोप्स जो होते हैं वो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की स्टरलाइजेशन करते हैं, उनको जरासीम से पाक करने में मदद कर रहे होते हैं, और ख़ुराक वगैरह के लिए भी रेडियोआइसोटोप्स यूज़ हो रहते हैं, प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ हो सकते हैं, और इसी तरीके से थिकनेस और डेंसिटीज़ को भी ये देख रहे होते हैं। ठीक है, गेज करते हैं। गेज का मतलब यहाँ पर ये होगा कि बहिरें, ठीक है, जैसे हम केमिस्ट्री में ग्रेजुएटेड सिलेंडर यूज़ करते हैं फॉर एक्यूरेट बहिरें, ठीक है, एक्यूरेसी हासिल करने के लिए, तो इसी तरीके से ये बेयरिंग भी की जाती है इसमें। तो आगे आ रहा है जी कि एस्ट्रोनॉमर, ये बेसिकली जो एस्ट्रोनॉमर लास्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में, तो इसमें बेसिकली स्टार्स और स्पेस के ऊपर बात होती है। न्यूक्लियर रिएक्शन जो फिशन फ्यूजन रिएक्शन होते हैं, फ्यूजन में हमारे पास मिलाप होता है और फिशन में ब्रेक डाउन होते हैं, न्यूट्रॉन्स निकल रहे होते हैं बेरियम क्रिप्टॉन के साथ। तो इसमें बेसिकली ये रिएक्शन जो होता है वो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम के ऊपर हो रहा होता है। ठीक है, जैसे मैं रेडियो एक्टिव बात कर रहा हूँ, तो रेडियो एक्टिविटी में आप देख रहे होते हैं जैसे यूरेनियम-235 ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। तो इससे बेसिकली एटम के सेंटर में चूँकि न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस के ऊपर ये रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ठीक है जी, तो बेसिकली ये स्टार स्पेस के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं। बाहर फल्कियात जो होते हैं, एस्ट्रोनॉमर जो होते हैं, ये उनसे रिलेटेड हमारे पास बात हो रही होती है। ठीक है जी, इसमें आपको मैंने बताया था कि आप जैसे जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो पढ़ कर आए हैं, नेचुरल सैटेलाइट जैसे आपको पता है सन वगैरह, और इसी तरीके से आर्टिफिशियल हो गई एस्ट्रॉइड्स, मेटेरॉइड्स, ब्लैक, और ये सारी चीज़ें आप जूनियर क्लासेस में पढ़ कर आए हैं। तो स्टूडेंट्स, आई एम क्वाइट श्योर कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। फर्दर डिफ़िकल्टी के सिलसिले में आप जो है वो कमेंट में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं, और एनी क्वेश्चन एनी टाइम आप पूछ सकते हैं, फील फ्री टू आस्क। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, आपने कुछ स्क्रीनशॉट ले लेना है, या वीडियो के दौरान आप कहीं पर भी वीडियो को पॉज करके अपने सॉल्यूशन जो है वो नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को ये PDF फाइल चाहिए है तो उसको भी प्रोवाइड की जा सकती है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर बहुत हम आगे चलाएंगे कि जिसमें हम देखेंगे कि जो ब्रांचेज हैं उसका फर्दर जो आपका नेक्स्ट टॉपिक्स आ रहा है, कि जिसमें हम देखेंगे कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का जो है वो क्या रोल है, उसकी क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, उसका क्या स्कोप है, वास्ट उसको डिटेल में देखेंगे। और प्रॉब्लली नेक्स्ट 1 to 2 लेक्चर्स में हमारा ये चैप्टर जो है वो वाइंड अप हो जाएगा, जिसके बाद हमने एक्सरसाइज की जानिब बढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए स्टूडेंट इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।